आपने पेशा और पी पेशा का भ्रामक स्थिति फैलाकर पूरे गांव कस्बों में आपने लोगों को गुमराह करने का काम किया। आपने 25 सालों में अगर पेशा इतनी लेट से लागू हुआ है तो इसका जिम्मेवार आदिवासी बुद्धि मंच है। आपने जीपीआरए को भी आपने समर्थन किया है। आप 16,000 ग्राम सभा है इस पूरे झारखंड में जो आरोप आप पे लग रहा है। तमाम चीजों में देखा जाए पेशा में सबसे ज्यादा आरोप आदिवासी बुद्धिजीवी मंच पे है। जो विरोधी हैं या जो भी इस क्षेत्र में अभी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। पी पेशा को बोलते हैं कि तो गलत तरीके से लोगों के पास रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक्चुअली में पेशा है, पी पेशा जैसा कुछ नहीं है। क्या है मामला? कौन फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है? जो लोग भी पेशा के समर्थक रहे हैं उन्होंने हमेशा पंचायती राज का समर्थन किया है और कहीं ना कहीं ये लोग इनके जो आका हैं वह या तो मंदिर से चलते हैं या तो चर्च से चलते हैं, मतलब किन्हीं ना किन्हीं धार्मिक संस्थाओं के साथ इनका जुड़ाव रहा है। कानूनी तो प्रक्रियाओं में आपने भाग लिया, लेकिन आपने उस प्रक्रियाओं को गलत दिशा में आपने डाइवर्ट कर दिया। जहां आपको फाइट करना चाहिए था, जीपीआरए का आपको विरोध करना चाहिए था, लेकिन आपने तो समर्थन किया। आपने अभी तक तमाम चीज़ों पे जितने सवाल मैं आपसे पूछा, आपने तो बोला कि हमने फाइट किया पेपर के साथ, आप बोल रहे हैं। तो ये फर्जी नैरेटिव लोग आप पे आरोप कैसे लगा देते हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं? क्या आप लोगों को पब्लिक के सामने माफ़ी मांगना चाहिए? जो भी व्यक्ति इस तरह का एलिगेशन लगाते हैं वे अपने पहले गिरेबान में डाले जाके, और उनकी उपलब्धि क्या है समाज के प्रति वो डॉक्यूमेंट के साथ है। आप किसी को चोर कह रहे हैं, जो चोर कहने के लिए आपको साबित करना होगा, प्रूफ देना होगा, एविडेंस देना होगा, और आधा अधूरा ज्ञान लेकर के जो फर्जी लेखक और फर्जी शोधकर्ता जो है अपने आप को बड़का लेखक और शोधकर्ता कहता है, उसमें मेरा एलिगेशन है कि तुम फर्जी लेखक हो और फर्जी शोधकर्ता हो, है ना। तुमको ज्ञान बुद्धि कहीं नहीं है। 16,000 ग्राम सभा की बात करते हो ना, तो एविडेंस के रूप में लाओ। ग्राम सभा का जब कॉन्सेप्ट ही आया है 24 अप्रैल 1993 को, तो आप 16,000 ग्राम सभा कहाँ से लाए जी? कहाँ किसी कोख से पैदा किए हो? अच्छा, हाँ, किस माय का कोख से पैदा किए हो? हाँ, जोहार आप सबों का। आज है 15 जनवरी। विगत 2 जनवरी को पेशा नियमावली की ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आई। बहुत से लोगों ने अपने व्यक्तिगत विचार भी रखे। कई सामाजिक स्तर पे सामाजिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ किया कई लोगों ने, और अपने अपने विचारों को रखा। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए, पेशा पे विशेषकर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है आदिवासी बुद्धि मंच के दादा प्रभाकर कुरूर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा। जोहार। जोहार आप लोग को भी, और झारखंड न्यूज 9 के जितने भी दर्शक हैं और व्यूअर्स हैं उनको हम झारखंडी जोहार करते हैं। लेकिन शुरू से पहले आप पे बहुत आरोप लगा है। विगत कई दिनों से आप पे आरोप, आपके बुद्धिजीवी मंच पे आरोप लग रहा है। पहले आरोप आप एक एक करके सुन लीजिएगा, उसके बाद उस आरोपों का खंडन कीजिएगा। पहला आरोप है आप पे लगा है कि आपने पेशा और पी पेशा का भ्रामक स्थिति फैलाकर पूरे गांव कस्बों में आपने लोगों को गुमराह करने का काम किया। दूसरा आप पे आरोप है कि आपने 25 सालों में अगर पेशा इतनी लेट से लागू हुआ है तो इसका जिम्मेवार आदिवासी बुद्धि मंच है। आपने जीपीआरए को भी आपने समर्थन किया है। आप 16,000 ग्राम सभा है इस पूरे झारखंड में जो आरोप आप पे लग रहा है। तमाम चीजों में देखा जाए पेशा में सबसे ज्यादा आरोप आदिवासी बुद्धिजीवी मंच पे है, और आपको इन सारे आरोपों को जवाब देना है। बिल्कुल, सभी को जोहार फिर से, और झारखंड जो न्यूज़ 9 के जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन बातों को सुनिए और उनके तथ्यों को जांचने का कोशिश कीजिए। क्योंकि जो इसकी जो पृष्ठभूमि रही है इस एक्ट का, जिस एक्ट पे आज सवाल उठ रहे हैं, और हमारे मंच खास करके आदिवासी बुद्धिजीवी मंच पर जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, जो विरोधी हैं या जो भी इस क्षेत्र में अभी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं उनकी कोई भूमिका नहीं रही है इस पर। क्योंकि दर्शकों को हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जब एक्ट बना, इस एक्ट का भी सूत्रधार ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ही रहा है। क्योंकि जब हम एकीकृत बिहार की जब बात करते हैं और संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन और 74वें संवैधानिक संशोधन की बात कहते हैं, तो ये आया है संविधान में जब इंसर्ट हुआ 73rd अमेंडमेंट के बाद में पार्ट 9 हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। दर्शक देख सकते हैं 243 से लेकर 243 ओ तक पार्ट 9 है। उसी तरह से शहर की व्यवस्था के लिए पार्ट 9 ए आया 1 जून 1993 को, जिसका जिक्र मिलता है संविधान के अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड जी तक।
अब उसमें जब हम देखते हैं कि ये व्यवस्थाएं जब अनुसूचित क्षेत्रों में लाई जाती तो इससे उसका विपरीत प्रभाव पड़ता, उनके भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, जंगल जमीन, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे थे। तब कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं ने उसी संविधान के अनुच्छेद 243(m)(1) और (z)(c) में ये बात लिखा गया कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया रेफर टू क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 244(1) और क्लोज टू 244 जो कि जनजातीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग 6 शेड्यूल कहते हैं। तो ये पार्ट 9 और पार्ट 9(a) के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(m)(1) और (z)(c) के तहत इसमें आज भी संवैधानिक रोक है और ये एक आज भी संविधान का एक हिस्सा है। पहला जब इस मामले को जब आया एकीकृत बिहार में, जब हम लोग बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 की बात कहते हैं, जब पूरे अनुसूचित क्षेत्रों में या पूरे राज्य में जब ये लागू हुआ, तब जो है यही आदिवासी बुद्धिजीवी मंच है जिन्होंने एक PIL किया था, जिसके पिटिशनर थे माननीय वसुदेव बेसरा। 243(m)(1) को जब उन्होंने कोट करते हुए PIL किया, जिसका आदेश आया 22 दिसंबर 1995 को, यह कहते हुए कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो 3 टायर पंचायत है, जो मुखिया व्यवस्था है, जो 243 से लेकर के O तक जो है, वह व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। तब पूरे देश में जो है ये रुक गया। और उससे पहले जो है अरका वसंत राव वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आंध्रा का आदेश था, जिसका आदेश आया है 23 मार्च 1995 को, यह कहते हुए कि जो 3 टायर पंचायत है, मुखिया व्यवस्था, यह अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। तो पूरे देश में जो है जो पंचायती राज व्यवस्था पर रोक लगाई गई। तब पूरे देश में व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी और अनुसूचित क्षेत्रों में जो 5th शेड्यूल है और 6ठी अनुसूची जो 6th शेड्यूल है, आर्टिकल 244 क्लोज 1-2 में कुछ ना कुछ व्यवस्था देनी थी। तब जो है माननीय संसद को मात्र एक अनुच्छेद है संविधान में, वह है 243(m)(4)(b), जिसमें स्पष्ट कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी अनुवाद करेंगे तो कहता है संविधान में तमाम बातों के होते हुए भी, कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब संसद एक अधिनियम बनाएगा, कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड टू दिस प्रोविजन, जो प्रावधान है उसको लागू करेगा। उसका शर्त है सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच लॉ एंड नो सच लॉ शैल टू डीम टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। इसका मतलब यह कहता है कि संसद ही उस अधिनियम को विस्तार करेगा जो अपवादों और उपांतरणों के तहत होगा। तब माननीय संसद ने 24 दिसंबर 1996 को एक्ट पारित किया, जिसमें माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट हुआ, सहमति मिली। और उसका जो टाइटल है वह पेशा नहीं है, बल्कि उसका टाइटल है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जिसका शॉर्ट टाइटल है। तो शॉर्ट बोलने से क्या होता है, पेशा बोलने से पंचायत एक्सटेंशन, तो पंचायतों का एक्सटेंशन नहीं है बल्कि प्रोविजंस है, यानी 2P है। तो जो लोग भी इस तरह की जो बात कहते हैं कि ये भ्रामक की स्थिति पैदा कर रहा है, तो उनको एक्ट देखना चाहिए और लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलेगा। क्योंकि आप एक्ट को देखिए तो जो शॉर्ट टाइटल है, जो 1 में लिखा हुआ है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड, मतलब ये कानून को कहा जाएगा पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, जिसका जिक्र संसदीय अधिनियम जो P पेशा है उसके 1 में मिलता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। लेकिन वो लोग तो पेशा को P पेशा को बोलते हैं कि तो गलत तरीके से लोगों के पास रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक्चुअली में पेशा है, P पेशा जैसा कुछ नहीं है। क्या है मामला, कौन फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है? जो लोग भी पेशा के समर्थक रहे हैं उन्होंने हमेशा पंचायती राज का समर्थन किया है। और कहीं ना कहीं ये लोग, इनके जो आका हैं वह या तो मंदिर से चलते हैं या तो चर्च से चलते हैं, मतलब किन्हीं ना किन्हीं धार्मिक संस्थाओं के साथ इनका जुड़ाव रहा है। और दोनों संस्थाएं जो है NGO चलाती हैं और ये NGO का ये मकसद है कि ये कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने नहीं देना है, ताकि जो उनका शोषण है वह जारी रह सके। क्योंकि अगर ये अधिकार शक्ति या अधिकार की बात नहीं कहता, ये शक्ति की बात कहता है कि जब ये धरातल पे आ जाएगा तो उनका शोषण करने का जो है रास्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो शोषण मतलब NGO कर रहे हैं कि उनके पीछे जो लोग हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन शोषण कर रहा है? NGO तो बोलती है कि बहुत अच्छा काम कहीं
गांव के विकास के लिए एनजीओ वो अपने दावे करती है, हम गांव के विकास के लिए काम करते हैं, तो शोषण की कहाँ से बात हो गई? इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो झारखंड में या पूरे देश में अगर हम अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अगर जो लोग काम करते हैं, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करते हैं या अनुसूचित क्षेत्रों में काम करते हैं, उनका मकसद रहता है, जैसे हम कहते हैं कि हम हमेशा कहते रहे हैं और दर्शकों को ये चीज को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। जो आंदोलन हो रहे हैं आदिवासी आंदोलन, वह 4 तरह के आंदोलन हो रहे हैं। अच्छा। वह 4 आंदोलन में पहला जो आंदोलन है वह सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है। अच्छा। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन। ये सामाजिक राजनीतिक आंदोलन तब से शुरू हुआ है जब से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आए हैं। अच्छा। जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना और उसमें 3 व्यवस्थाएं बनाई गई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसमें जो विधायिका है, जो कि चुनाव प्रक्रिया से जो लोग आते हैं, वह हमेशा समाज के भीड़ को लेकर के वह दिल्ली नागपुर में अपने लिए टिकट सुनिश्चित करते रहे हैं और जो आदिवासी कानून है उसके साथ वह समझौता करते रहे हैं। तो आज जो जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था 50 से शुरू हुई, तब से आप देख लीजिए कानून तो बने लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो वह बड़का शोषक के रूप में काम किए। अच्छा। उससे अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। आज की परिस्थिति में भी हम परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो भी एकदम स्पष्ट दिखता है जो नियमावली बना है उससे। दूसरा है एक आपका सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इसमें जो धर्म गुरु होते हैं वह किसी भी धर्म को ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सरना धर्म की बात जो आ रही है, वह लोग क्या करते हैं, जो अगुवा होते हैं वह उस समाज का भीड़ तब उपयोग करते हैं जब चुनाव की प्रक्रिया आती है। अच्छा। वह उस भीड़ को लेकर के राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं और उस भीड़ को उस पार्टी के फेवर में वोट कराने के एवज में कुछ पैसे लेते हैं और उस वोट का सौदा करके फिर उसके अधिकारों के साथ समझौता है। कैसे तमाम जितने भी धार्मिक है सभी कोई तो शामिल है इसमें? बिल्कुल। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहेंगे तो जो भी हमारे कन्वर्जन लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग की तरफ चले गए हैं, उनके अगुवा क्या करते हैं, वो भी जो है वैसे भीड़ों को जमा करते हैं और उसी के एवज में वह धर्म गुरु पैसा लेते हैं कि इतना वोट हम कराएंगे तो इसके एवज में, और उनके अधिकारों के साथ वह समझौता करते हैं। इससे भी आज तक समाधान नहीं हो पाया है। ये मूवमेंट आज भी चल रहा है। अच्छा। और ये जो तीसरा जो एक आंदोलन है वह सोशियो एनजीओ मूवमेंट है। सामाजिक गैर राजनीतिक जो संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, उसमें हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग ही काम करते हैं और आदिवासी कानून को डाइवर्ट करने की काम करते हैं। अच्छा। अच्छा। जैसे ये संसदीय अधिनियम पी पेशा कानून जो आया है, इसको डाइवर्ट करने में तमाम एनजीओ जुड़े हुए हैं। अच्छा। चाहे वह करितास एनजीओ का है जो रोमन कैथोलिक चर्च का है, और आज मंथन की बात किया जाए, या तो आज जो प्रधान जो सबसे बड़ा जो एनजीओ है देश का, वह आज भी पंचायती राज में बैठा हुआ है। जो अजीम जी फाउंडेशन है वो भी इस पे काम कर रहा है। तो ये तमाम एनजीओ जो चाहते हैं कि उनका जो नियंत्रण है आर्थिक में और जो जमीन पर, वह नियंत्रण उनके हाथों में बरकरार रहे। तो ये भी आज तक उन्हीं की वजह से ये एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा। तीसरा एक आंदोलन है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशियो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट। चौथा आंदोलन जो सामाजिक संवैधानिक आंदोलन है, जिसको आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जब से झारखंड गठन हुआ है या उससे पहले से लड़ता रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि ये कानून आज विमर्श में होता ही नहीं पूरे देश में, लेकिन ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का ये मतलब उनका एक मुख्य भूमिका माने कि यह कानून को वह जिंदा रखा। नहीं, आप पे तो आप लोगों पे आरोप है कि आपने कानूनी तो प्रक्रियाओं में आपने भाग लिया, लेकिन आपने उस प्रक्रियाओं को गलत दिशा में आपने डाइवर्ट कर दिया। जहां आपको फाइट करना चाहिए था, जीपीआरए का आपको विरोध करना चाहिए था, लेकिन आपने तो समर्थन किया। जो आरोप आप पे लगे वो चीज को मैं बोल रहा हूँ। बस जिस विषय को आदित्य आपने उठाया, वह विषय की पृष्ठभूमि को भी जानना होगा, क्योंकि जिस कानून की बात हो रही है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की, उसको समझना होगा कि जैसे उस समय हम लोग एकीकृत बिहार में थे। तो जब राज्य गठन होता है, उस कानून जब बने हैं वह 1956 में बना है, जिसको हम लोग स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं। राज्य पुनर्गठन कानून जो 1956 में बना। हमारा जो राज्य बिहार से जो अलग हुआ, उस एक्ट का नाम है बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। और ये जो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन 2000 है, उसका सेक्शन 85 जब आप पढ़िएगा, दर्शकों को पढ़ना चाहिए कि उसमें कहा गया कि जो बिहार है उस जगह झारखंड होगा और जो पटना है वहाँ रांची होगा। और जो भी कानून बिहार में थे उसी को झारखंड अंगीकृत करेगा। अच्छा। उसमें हम आगे नहीं जाना चाहेंगे कि जो डोमिसाइल का आंदोलन उसी के
के तहत आया, जो 85 का जो धारा है उसके तहत जो है 82 का परिपत्र को अंगीकृत हुआ, उसमें और दिन बात करेंगे। लेकिन जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 जिसको हम लोगों ने बिहार हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से खारिज कराया था, उसी को 85 के तहत जो है झारखंड ने अंगीकृत किया और पूरे 24 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि मतलब कानून का भी अवहेलना हुआ और संविधान का भी अवहेलना हुआ, क्योंकि ये कानून ऑलरेडी खत्म हो चुके थे एकीकृत बिहार में। और उस समय जो चल रहा था वह जैक चल रहा था, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, और उसी को अमनता लाना था, लेकिन वह नहीं आया, बल्कि उसको झारखंड हाई कोर्ट से मई में निरस्त कर दिया गया 2001 में। तो ये जैसे ये 2001 को झारखंड के 24 जिलों में लाया गया, यही आदिवासी बुद्धिजीवी मंच था जिन्होंने PIL किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब हम लोग PIL किए थे उस समय 11 पिटीशन पड़े थे। अच्छा, 11 पिटीशन पड़े थे, उसमें से मात्र एक पिटीशन पे बहस हुआ, और वह पिटीशन था राकेश कुमार के मामले पर। अच्छा, और राकेश कुमार का मामला जो संसदीय अधिनियम जो PPESA है, जिसका टाइटल दी प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट है, उसके धारा जी पर था, जिसमें आरक्षण की बात कही गई है। अच्छा, तो उसमें 100% आरक्षण की बात कही गई थी। तो राकेश कुमार का कहना था कि 100% आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। अच्छा, तब जो है माननीय हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया कि 100% आरक्षण नहीं होगा राकेश कुमार के मामले में। तब ये कानून जो है यूनियन गवर्नमेंट बनाई थी, सेंट्रल एक्ट था। तब जो है जैसे झारखंड हाई कोर्ट में राकेश कुमार जो है केंद्र सरकार को रेस्पोंडेंट बनाई थी, लेकिन इस एक्ट को बचाना था, और इस एक्ट को बचाने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वह सिविल अपील में गई और राकेश कुमार को वहां रेस्पोंडेंट बनाई। और जो आदेश आया राकेश ये यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस राकेश कुमार के मामले में, उसमें आया है झारखंड पंचायत रिजर्वेशन एक्ट 2001 पे सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई और 100% आरक्षण को वैलिड किया। हमारा जो मामला था सेक्शन 4O, राकेश कुमार के जब आदेश को आप पढ़िएगा, उसमें पेशा के टोटल प्रोविजंस लिखे हुए हैं, सिर्फ सेक्शन 5 का जिक्र नहीं है, नहीं तो वो तक जो है सारी बातें उसके आदेश में लिखा हुआ है। हमारा जो मामला था PNS सुरीन वाला मामला, वह मामला सेक्शन 4O पे था, क्योंकि हम लोग फंक्शनरी पे डिस्कस कर रहे थे। तो जो फंक्शनरी होगा वही काम करेगा, फंक्शन और फंक्शनरी की जरूरत थी। तो सेक्शन 4O का आधार बनाते हुए हम जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो हमारे झारखंड हाई कोर्ट में हमारे मामले में कहा कि ऑल केयर कर दिया गया है JPRA में। अच्छा, मतलब ये उनका ऑब्जर्वेशन था, और वह मतलब पाया ऐसा कि सारी चीज का प्रावधान JPRA में किया था, JPRA को वह वैलिड नहीं कहा और सेक्शन ऑफ को खारिज नहीं किया हो। जब हम इसको SLP किए, स्पेशल रेट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, तब वहाँ पर बहस होने के दौरान में बहुत सारे लंबे बहस हुए। हमने दस्ती नोटिस भी कराया, सारे जिनको हम लोग रेस्पोंडेंट बनाए थे। तो सारे को दस्ती नोटिस होने के बाद में जब सरकार जवाब दे नहीं पा रही थी, क्योंकि हम एक अकेला बंदा वहाँ, अच्छा, एक अकेला संगठन, और सरकार के तमाम तंत्र वहाँ पे जुड़े हुए थे, और वकीलों का एक बड़ा समूह था, और एक बाजार की तरह माहौल क्रिएट हुआ। और वहाँ पर जो जजमेंट आया वह संविधान के अनुच्छेद 136 को रेफरेंस करते हुए आया, जिसमें कहा गया कि जज अपने विवेक के अनुसार आदेश देगा, और जो आदेश हाईकोर्ट में स्थापित था वही आदेश को बरकरार रखा, मतलब वह विवेक के अनुसार आदेश दिया। उसमें तथ्य कहा आर्टिकल 136 का रेफरेंस देकर, जिसमें विवेक की बात करता है, वहां पर सबूत का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन सेक्शन 4O आज भी वह वैलिड है। अच्छा, क्योंकि वह राकेश कुमार के जो यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस राकेश कुमार में वह उसमें इंगित है। तो जो लोग कहते हैं कि इनके केस को खारिज कर दिया गया, उनको पूरा इतिहास ही पता नहीं है। तो जो लोग आरोप आप पे लगाते हैं, क्या वो लोग कभी इसको लेकर PIL या फिर इसको लेकर कभी कोर्ट गए? वो लोग जो लोग कभी नहीं। आज अगर ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच नहीं होता तो आज ये पूरे देश में विमर्श का हिस्सा नहीं बनता। अच्छा, क्योंकि आज अगर हम देखें तो जो 10 स्टेट है, जो 5th शेड्यूल वाला, जहाँ शेड्यूल एरिया है, उसमें सारे लोगों ने झारखंड को छोड़ करके जितने भी 9 स्टेट है, सभी ने असंवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था
और असंवैधानिक नगर पालिका व्यवस्था को सारे स्टेट ने ले लिया है। उनका एक और भी आरोप है कि 16,000 ग्राम सभाओं को आपने दिग्भ्रमित करके रखा 25 सालों तक। क्या इस स्टेट में कितने ग्राम सभा है, पहले तो ये जानना होगा। सबसे पहले हम आपको क्लियर करना चाहेंगे और दर्शकों को भी ये बात जानना चाहिए, ये बात जो है और संगठन से जुड़े हुए लोग जो जिनके समर्थन में लोग नारेबाजी करते हैं वो लोग भी 16,000 ग्राम सभा की बात करते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो ग्राम सभा का जो कॉन्सेप्ट आया है हाँ, वह आया है 24 अप्रैल 1993 को। अच्छा, 24 अप्रैल 1993 को जैसे संविधान में पार्ट 9 इंसर्ट हुआ तो आर्टिकल 243A में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, जो सामान्य क्षेत्र के लिए ग्राम सभा की परिभाषा वहां दी गई है। तो ये ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट ही आया है 24 अप्रैल 1993 को। तो जो 16,000 ग्राम सभा की बात करते हैं और शेड्यूल एरिया में टोटल 135 प्रखंड है। अच्छा, 135 प्रखंड 135 प्रखंड है और 23,000 पंचायतें हैं। 23,000 पंचायतें 2300 पंचायतें हैं। हाँ, अब 2300 पंचायतें हैं हाँ, और आप 16,000 ग्राम सभा की जो बात करते हो और 135 प्रखंड है, तो घर घर तो ग्राम सभा नहीं है। नहीं, घर घर तो ग्राम तो सभा जो लोग 16,000 का कहते हैं तो कहीं तो डॉक्यूमेंट में होगा होना ना भाई। चाहिए। तो सिर्फ वो लोग ग्राम सभा की बात कहते हैं। अच्छा, लेकिन ग्राम सभा भी 3 तरह के होते हैं, जैसे हमने हमेशा लोगों को समझाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया। और 24 अप्रैल 1993 को मैंने कहा कि ग्राम सभा पर संवैधानिक मोहर लगी है। ये ग्राम सभा भी 3 तरह के हैं। अच्छा, पहला ग्राम सभा है जो 243A में है, जो सामान्य क्षेत्र के लिए ग्राम सभा है, ठीक है, जिसका जिक्र आपको झारखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा जो है अध्याय 2 और धारा 3 में आपको मिलेगा, जिसमें कहता है कि ऐसा पंचायत होगा, पंचायतों में जो कोई योजना आती है तो वहां पर जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल होगा, इनरोल होगा, और कोई भी योजना पंचायत में आएगी तो उसको पारित कराने के लिए जो बैठक होता है उसको वह ग्राम सभा कहते हैं। अच्छा, तो वह ग्राम सभा हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। एक ग्राम सभा है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का है, जो 2006 में आया। 2006 का ग्राम सभा में कहता है कि जो 75 सालों से जो वन विभाग में रह रहे हैं, वन क्षेत्र में रहते हैं, जिसको इंग्लिश में फॉरेस्ट डेवल्स कहते हैं, परंपरागत वन निवासी, उनको पट्टा देने के लिए जो बैठक होता है उसको भी हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। तो ये ग्राम सभा जो है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अच्छा, अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम सभा की परिभाषा है वह संसदीय अधिनियम पीपेसा यानी दी प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन एरिया एक्ट की धारा 4 के डी में मिलता है, जिसमें कहता है कि एवरी ग्राम सभा शैल बी कॉम्पिटेंट एंड सेफगार्ड द प्रिजर्व एंड ट्रेडिशनल कस्टम डिस्प्यूट एंड रेसोल्यूशन बोलता है। कहता है प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, उनकी रूढ़ी, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों और किसी तरह का भी विवाद होगा उसको निपटाने के लिए सक्षम भी होगी और परिलक्षित भी होगी। ये ग्राम सभा की बात है। लेकिन जब एम में आप देखेंगे तो एक एम में कहता है पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल एंड द ग्राम सभा। तो पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल दैट मीन्स क्या, 6 शेड्यूल पैटर्न, जिसका जिक्र संसदीय अधिनियम पीपेसा की धारा 4O में दिया है, जो कि 6 शेड्यूल पैटर्न की बात करती है, प्रोविजन का बात नहीं है वहां पे। तो जो लोग भी इस तरह की बात जो कहते हैं वह गांव सभा की तो बात कहते हैं, लेकिन शहर सभा क्या होगा ये बातें नहीं कहती हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो एक्ट बना है ये पूरे 10 स्टेट जो है जहां 5th शेड्यूल है उसके लिए है। अच्छा, तो जैसा कहा जाता है कि बीमार तो सभी लोग होते हैं, देश में जितना या दुनिया में जितने भी लोग बीमार होते हैं, तो दवा दुकान तो सब नहीं लेगा, जिसको जैसा बीमारी होगा वह उसी तरह का दवा लेगा, पूरा दवा तो नहीं लेगा। तो ये जो संसदीय अधिनियम पीपेसा है उसमें 23 प्रावधान है। अच्छा, तो 23 प्रावधान टोटल 10 जो शेड्यूल स्टेट है उनके लिए है। अच्छा, तो ये 23 जो बीमारी जिस स्टेट में जैसा बीमारी है उनको ये दवा लेना है, अच्छा, ना कि 23 दवा को मतलब लेना है। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो ये 23 प्रावधान में जो जो प्रावधान हमारे झारखंड में जरूरत है वो प्रावधान को लेंगे, अच्छा, ना कि 23 प्रावधान को हम यहाँ लेंगे। ओहो, ये है। तो ये जो शहर सभा की जो बात है वह हर जगह मिलता है। जैसे आई में देखेंगे तो पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल एंड द ग्राम सभा कहता है। एम में देखिएगा तो वहां पे भी लिखता है पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल एंड द ग्राम सभा। तो अप्रोप्रिएट जो लेवल होगा वह 6 शेड्यूल पैटर्न होगा, जिसमें स्वायत्त परिषद की बात कही गई है। और जैसे एकीकृत बिहार में जैक बना था, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, जिसमें झारखंड के सभी समुदाय के लोग थे,
आज जिस व्यवस्था को लाई गई है उसमें क्या है कि आप एकल पद को आरक्षित किए हैं। अच्छा। तो आरक्षण भी दो तरह के हैं। संविधान में अगर आरक्षण को देखेंगे तो दो प्रकार के हैं। एक आरक्षण आपको संविधान के पार्ट 9 में मिलेगा जो डी में है, आर्टिकल 243 डी में, जिसमें कहता है जनरल जो पॉपुलेशन है, अच्छा, सामान्य जो जनसंख्या है, उसके आधार पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अच्छा, मतलब अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को आरक्षण का प्रावधान है उसमें। अच्छा, उसी का एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन है पार्लियामेंट एक्ट में, जिसमें डी में दिया गया है जो संसदीय अधिनियम 1996 में, जी में दिया है जिसमें कम्युनिटी बेस आरक्षण है। अच्छा, समुदाय बेस। तो समुदाय में क्या है, तो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है, तो शेड्यूल ट्राइब में उरांव, मुंडा, खड़िया, हो, संथाल है। तो आप प्रमंडलों को या जिलों को जब विभाजित करेंगे तो कहीं पे उरांव लोग की बहुलता है, कहीं पर वो लोग का है, कहीं मुंडा है, तो कहीं खड़िया है, तो कहीं संथाल है। तो यहाँ पर किसी तरह का विवाद नहीं है। अच्छा। और इस व्यवस्था में मूलवासियों का रिप्रेजेंटेशन भी होना है। अच्छा। जैसा जैक बना था झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, उसी तरह से ये जो स्वायत्त परिषद होगा उसको आप किसी भी नाम से देंगे तो यहाँ आदिवासी मूलवासी दोनों का प्रतिनिधित्व होना है। अच्छा। लेकिन अभी जो वर्तमान जो व्यवस्था जो चलाई जा रही है अनुसूचित क्षेत्रों में, जो कि असंवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सिर्फ अनुसूचित जनजातियों का रिप्रेजेंटेशन को उसमें मिला है, जिससे एक जो मूलवासी के साथ तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। और यहाँ पर जो नियमावली बनने की बात है, अब एक्ट तो बहाल हो गया और एक्ट का एक्ट नहीं बनता है, इसलिए जो संसदीय अधिनियम है इसी एक्ट को अनुसूचित क्षेत्रों में बहाल करना है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान के तहत आया है और ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आया है। जबकि JPRA जो है 93 का जो आपका बिहार पंचायती राज अधिनियम है वह सामान्य क्षेत्र के लिए है। अच्छा। तो इस प्रावधान को लाना है और इसका जो फंक्शन जो होगा, फंक्शन ऑफ वह होगा जिले पे स्वायत्त परिषद और नीचे में परंपरागत ग्राम सभा, जिसमें आदिवासी मूलवासी का दोनों का प्रतिनिधित्व होगा। और इसमें तीनों पावर समाहित हैं, वह विधायिका बोले, चाहे वह कार्यपालिका बोले, चाहे न्यायपालिका। उसको हम आपको समझाना चाहेंगे या दर्शकों को समझना चाहिए। जब 4M की जब बात करेंगे तो 4M में बोलता है जो भी लीकर बिकते हैं हमारे यहाँ, उसके लिए कानून बनाने की शक्ति जो है वह ADC को होगा और वह परंपरागत ग्राम सभा का होगा, जो D में दिया गया है। अच्छा। उसी तरह से जो माइनर मिनरल्स प्रोड्यूस है उसमें ओनरशिप की बात कही गई है, मालिकाना हक, तो वो है। तीसरा है किसी भी लैंड तरह का जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति, जिसको हम लोग आदिवासी आम शब्द में कहते हैं, लेकिन जो संवैधानिक टर्म है वह अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब। उसका जमीन अगर इलीगल रूप से अगर ट्रांसफर हो गया है, उसको रिस्टोर करने की शक्ति भी, पावर अधिकार नहीं, शक्ति भी इस परंपरागत ग्राम सभा को है और ADC को है। आपने अभी तक तमाम चीज़ों पे जितने सवाल मैं आपसे पूछा, आपने तो बोला कि हमने फाइट किया पेपर के साथ, आप बोल रहे हैं। तो ये फर्जी नैरेटिव लोग आप पे आरोप कैसे लगा देते हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं? जो व्यक्ति हमारे और आप पे एक और भी आरोप है, आपके आदिवासी बुद्धि मंच पे ये आरोप है कि आप लोगों को पब्लिक के सामने माफी मांगना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरह का एलिगेशन लगाते हैं वे अपने पहले गिरेबान में डाले जाके, और उनकी उपलब्धि क्या है समाज के प्रति वह डॉक्यूमेंट के साथ है। अच्छा। क्योंकि ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच एक ऐसा आदिवासी संगठन है जिन्होंने आदिवासियों के संवैधानिक राइट को ये हमेशा एक उद्देश्य के लिए काम किया है, और मतलब क्या बोलते हैं, नाम के लिए काम नहीं किया है। अच्छा। अगर हम बताना चाहे तो बहुत सा उपलब्धि है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का। पहला उपलब्धि है कि झारखंड ये पहला स्टेट है जहां VBR को, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर जो है, उसको हम लोगों ने PBR बनाने का काम किया, यानी पोस्ट बेस्ड रोस्टर। अच्छा। दर्शकों को जानना चाहिए VBR PBR होता क्या है। VBR का कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी आए, झारखंड सरकार ने 100 वैकेंसी निकाला, उसमें अफसर का भी निकाला, चपरासी का भी निकाला, मतलब 3rd 4th और क्लास 1 ऑफिसर का जो वैकेंट आया, टोटल वैकेंट का वो 26% वह देता था शेड्यूल ट्राइब के लिए। मतलब जो आरक्षण के कोटि के जो भी प्रतिशत बांटे गए हैं उस प्रतिशत के अनुसार उनको आरक्षण मिलता था, तो उससे जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता था। और उसमें वैकेंसी बेस्ड रोस्टर में ये होता था कि जहां पर भी अगर शेड्यूल ट्राइब नहीं है तो वहां पे शेड्यूल कास्ट नहीं है तो OBC नहीं है तो जनरल कास्ट, मतलब इंटरचेंज हो
जाया करता था। तो इस तरह से जो हमारा जो आरक्षण का बेनिफिट था वो नहीं मिल पा रहा था। अच्छा अच्छा। लेकिन उसको हम लोगों ने पीबीआर बनाने का काम किया, जो पोस्ट बेस्ड आरक्षण है। हाँ। आज झारखंड में जितने भी वैकेंसियां निकलती है वह आरक्षण बेस्ड निकलती है, पद पे आरक्षण। अच्छा। जैसे अगर डॉक्टर का पद सृजन हुआ हाँ। 100, हाँ। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो 26% है तो 26% शेड्यूल ट्राइब के साथ ही भरा जाएगा, अच्छा। आने के साथ। और ओबीसी है, एसी है, जिनका उनका परसेंटेज है उसी के साथ वह भरा जाएगा। अब वह इंटरचेंज नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो ये देन जो है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का है। अच्छा। आज जो है जो इंटरचेंज होता था, यही कारण है कि आज जो जेई में देख रहे हैं, जो जूनियर इंजीनियर है या टीचर है या जो सचिवालय में है, उचित प्रतिनिधित्व आरक्षण कोटियों का मिलता है। अच्छा। ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का देन है। और दूसरा है कि जो मेडिकल में जो बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था, एमसीआई ने कहा कि इतना कट ऑफ मार्क अगर नहीं होगा तो शेड्यूल ट्राइब जो आरक्षण कोटि के जो लोग हैं, हाँ। उनका एडमिशन हम नहीं लेंगे। अच्छा। यही आदिवासी बुद्धिजीवी मंच था जब 13 महीने की जब सरकार थी, आदिवासी हेमंत सोरेन की सरकार, जेएमएम गठबंधन गीताश्री मैडम, हम लोगों ने हेल्थ सेक्रेटरी था उनको बुला करके एक मीटिंग हुआ और सीएम की अध्यक्षता में हुआ, और हमने कहा कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन में स्टेट पॉलिसी बना सकती है, क्योंकि 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन है, स्टेट है, कंकरेंट लिस्ट है, समर्थित सूची। तो स्टेट भी कानून बना सकती है एजुकेशन में। और हमने एमसीआई के जो भी नियम थे उनको काटते हुए हमने एक नोट लिखा और उसके आधार पर आरक्षण कोटि के बच्चों का एडमिशन हुआ। आज एडमिशन होने से वे लोग डॉक्टर भी बन गए, नौकरी भी पा गए, तो उनका आर्थिक और शैक्षणिक विकास हुआ। ये भी आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का देन है। तो सिर्फ एलिगेशन लगाने से नहीं होगा। आप अपनी उपलब्धियां को गिनाते हैं और कई लोग आप लोगों पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आए दिन लगाते रहते हैं। इसमें तो जनता भ्रम की स्थिति में हो जाएगी कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। हम लोग जनरली ये कहना चाहेंगे कि जो समाज में जो पढ़े लिखे वर्ग है वो भी निष्क्रिय है। और जो खास करके अगर हमारे अनुसूचित जनजातियों, जिसको हम लोग आदिवासी टर्म देते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता, जो लोग भी आज पढ़ रहे हैं, एजुकेशन लाइन में है, उनको इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है। वह सही गलत का कैसे तर्क कर पाएंगे जब तक आपके पास उसका साक्ष्य नहीं होगा, जब तक एविडेंस नहीं होगा, और जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं रेफरेंस के साथ में, तो आप सही गलत का तो ज्ञान नहीं होगा। सही सही। दिन रात का कौन डिफाइन कर पाएगा? या जो प्रकाश है, प्रकाश बोलते हैं, तो प्रकाश की परिभाषा भी लोग अगर आम आदमी को पूछा जाए तो नहीं बता पाएगा। क्योंकि वह शिक्षा ही नहीं पाया है। तो इसलिए ये जो बेबुनियाद जो आरोप लगाते हैं, अनर्गल जो बातें कहते हैं, उनकी बातों को ध्यान देना लोगों को बंद कर देना चाहिए। और ये जो लोग भी आरोप लगाते हैं, उनके पीछे बड़े बड़े जो है माफिया, चाहे वह जमीन माफिया हो, चाहे वह जो संसाधनों के लूटने की बात हो, या जो शेड्यूल एरिया को खत्म करने की जो बात है, और जो लोग भी जिनके आइडियोलॉजी चलते रहे हैं कि एक संविधान एक विधान की जो बात कहते हैं, आज पूरे देश में एक तरह का संविधान है तो एक तरह का विधान चल रहा है झारखंड को छोड़ करके। अच्छा। अगर इस कानून के संदर्भ में हम बात कहें, इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो आज पूरे देश में एक तरह का पंचायती राज चल रहा है, और एक तरह का नगर पालिका व्यवस्था चल रहा है। चाहे वह शेड्यूल एरिया हो, चाहे आपका जनजातीय क्षेत्र हो, चाहे वह 5th शेड्यूल हो, चाहे 6th शेड्यूल हो, सारे जगह जो है सामान्य कानून चल रहा है झारखंड को छोड़ करके। तो ये वैसे लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं। अच्छा। और इनका कहीं ना कहीं एक धार्मिक संगठन के साथ जुड़ाव रहा है। अच्छा। जिन्होंने CNT एक्ट के जमीन पर बड़े बड़े धार्मिक संस्थाएं बना रखी हैं, या तो एजुकेशन की संस्थाएं बना रखी हैं, और वह उनके आर्थिक जो सहयोग मिलते हैं, जो फंड अलॉटमेंट होते हैं, अच्छा, जिसको हम लोग ग्रांट कहते हैं, अच्छा, जो ट्राइबल अफेयर्स का जो पैसा होता है, जिसको 275 जिसको हम लोग ट्राइबल सब प्लान के नाम से जानते हैं, जनजातीय सभी योजना उपयोजना के नाम से जानते हैं, वह पैसा का आपको बिल वाउचर जमा नहीं करना होता आदित्य भाई। और इसलिए जो है हम वर्तमान में अभी एनालिसिस किए हैं, 50,000 करोड़ से भी ऊपर पैसा साल भर में मिलता है। अच्छा, इन पैसों का जो आपने जिक्र किया, ट्राइबल सब प्लान के पैसा का, आपने बोला कि इनका वाउचर जमा नहीं करना रहता है, क्या है इसकी प्रक्रिया? इसकी प्रक्रिया यही है कि जो ग्रांट बोल रहे हैं वह अनुदान होता है। अच्छा, अनुदान। तो अनुदान में उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। तो इसलिए इनका मिसयूज किया जाता है, और उसका मिसयूज
कैसे रोकेगा? तो ये संसदीय अधिनियम जब इम्प्लीमेंट होगा तो इसका धारा जो 4M का जो 7वां जो पावर है, उसमें जो TSP पर नियंत्रण है और DMFT पर नियंत्रण है, अगर ये कानून आ जाएगा तब तो वो तो रुक जाएगा। तो उन लोगों को इससे क्या फायदा है? उससे ये फायदा है कि जिनके लिए ये फंड अलॉटमेंट होता है उसको उनके पास वह नहीं जाता है, अच्छा अच्छा। बल्कि शोषकों के रूप में शोषक के पास चला जाता है, शासक शोषक के रूप के पास चला जाता है, और वही शासक और शोषक लोग चुनाव में इसका इस्तेमाल करते क्या हैं। वही लोग हैं जो आप लोग पे आरोप लगाते हैं? बिल्कुल। अच्छा। और अगर ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच नहीं होता तो आज समझ लीजिए कि झारखंड का अलग हुआ 25 साल हो गया। अगर हम कोर्ट नहीं गए होते तो आज ये विमर्श का विषय ही खत्म हो जाता, क्योंकि झारखंड पंचायती राज अधिनियम पूरे 24 जिले में जो है प्रभावी है, इवन अनुसूचित क्षेत्रों में भी प्रभावी है, और इसका सवाल जो है किसी ने नहीं उठाया। और अगर हम नहीं उठाते, हम कोर्ट में नहीं जाते, तो आज ये विमर्श का हिस्सा नहीं होता। आज ये पूरे देश में विमर्श का हिस्सा बन गया। अच्छा। और लोग परेशान हैं आदिवासी बुद्धिजीवी मंच से। अभी आपको आदित्य हम बताना चाहेंगे, जो कोर्ट में जो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट मिला है 13 तारीख को, क्योंकि ये अवमानना का मामला था, नियमावली नहीं बना है, तो ये नियमावली नहीं बना है, ये इसकी जानकारी हमको कैसे मिली है? तो इसका जानकारी के लिए ये रेफरेंस है, हमारे पास सरकार का चिट्ठी है। 4-5 फरवरी 2016 को एक वर्कशॉप हुआ था दिल्ली में। अच्छा। संसदीय अधिनियम पीपेसा को लेकर के, जहाँ हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक विक्टर माल्टो है, वहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ था, और वहाँ उन्होंने जोरदार तरीके से इनकी बातों को रखा और एक चिट्ठी निकाला। और झारखंड सरकार को, जिस समय माननीय जो राष्ट्रपति हो गई हैं द्रौपदी मुर्मू, उस समय झारखंड के राज्यपाल हुआ करती थी, जब वह चिट्ठी झारखंड सरकार को मिली कि नियमावली बनाइए, तो ये आधार बना। और हम लोगों ने 2021 को एक जो है नियमावली पर हम लोग PIL बनाए किए, जिसका आदेश 29 जुलाई 2024 को आया कि आप इसको 2 महीना के अंदर जो है संसदीय अधिनियम पीपेसा पर आप नियमावली बनाइए। पिछले साल भी शायद आप लोगों का एक बैठक हुआ था, शायद पेशा को लेकर ही, रेडिशन ब्लू में, जो पंचायती राज की जो मंत्री हैं दीपिका पांडे जी, उनसे भी शायद इस विषय में कुछ चर्चाएं हुई थी क्या? बिल्कुल। अच्छा। ये 25 की बात है। हाँ। 15 मई 2025 की बात आप कह रहे हैं। उस समय जो है बहुत प्रेशर होने के बाद में, क्योंकि जितने भी बैठकें हुई, इनसे पूर्व जो भी निर्देशक रही, TRI में एक बार मीटिंग नहीं हुआ, बहुत सारे मीटिंग हुए। तो उसमें तो बोला जाता है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का तो कोई योगदान ही नहीं रहा। कई लोग अपने नाम को बोलते हैं कि सब कुछ तो हम लोग किए हैं। हाँ, उसमें हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो भी मामले आए या जो भी बैठकें हुई, वे कोर्ट के दबाव के कारण। अच्छा। और उसमें पार्श्व भी करने के लिए बोला गया था, पार्श्व भी हुआ। जब ये डिबेट में नहीं सकते हैं तो व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। कहा जाता है कि अगर शासक जो है अपनी उपलब्धि को ना बताकर दूसरों की कमियां ढूंढने लगे, तो समझिए कि दाल में कहीं काला है। अपनी कमजोरी को छिपाने का कहीं पर जगह ढूंढ रहा है, ये बात है। और हम इस विषय में ये कहना चाहेंगे, जो विचारों के युद्ध में, ये जो विचारों के जो युद्ध है, उसमें जो हमारे दस्तावेज हैं वह है, बुक ही होते हैं, किताब ही होते हैं, वह है भारत का संविधान। हम संविधान की इतर उतर नहीं जाना चाहेंगे। सही, बिल्कुल। संविधान में जो बातें, वही हमारे दस्तावेज है, कागजी वह दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि हमने कितना संघर्ष किया। आप जिन बातों को उठाया और जो मीटिंग भी हुई रेडिसन ब्लू में, उसमें हमें कभी भी रिकॉल या सरकार जिनके दबाव से ये प्रक्रियाएं चली, उनको कभी सरकार ने तरजीह नहीं दिया, जबकि हमने हमेशा सरकार को मार्गदर्शन करता रहा है। लेकिन इस 15 मई का जो मीटिंग हुआ 25 में, उसमें हमने काफी दबाव बनाया, और दबाव बनाने के बाद हम लोग को मतलब जगह मिला वहाँ, और जगह मिला, और हम लोगों ने सरकार पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि हम लोग संविधान को एक दस्तावेज के रूप में, हथियार के रूप में लिया, और जो सरकार को करना चाहिए वह नहीं किया था। हमने एक्ट सारे चीज लगा दिए। और जो विनय कुमार चौबे है, आज जेल के अंदर, सलाखों के अंदर है, उन्होंने जिस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट करने का कोशिश किया, उसी का नतीजा है कि वो आज जेल के अंदर है। अच्छा। बहुत सारे अधिकारी जेल के अंदर हैं। और अगर सही मायने में इसका अच्छी तरह से जांच हो, तो आज भी बहुत सारे अधिकारी जो है जेल के सलाखों के अंदर होंगे, या विधायिका भी अंदर होगी। फिलहाल जो वर्तमान में जो नियमावली बनी है, उसको लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच क्या विचार कर रहा है इसको लेकर? क्योंकि बहुत सी त्रुटियां दिखाई दे रही हैं, कई लोग असंतुष्ट हैं, तो इसको लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच इसको लेकर
क्या सोचता है अपने? मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अगर झारखंड को या पूरे देश को अगर दिशा दे पाएगा, यही एक रजिस्टर्ड संगठन है जिसका कॉम्प्लीमेंट जो है 13 तारीख का जो कंटेम्प्ट का मामला जब चल रहा था हाई कोर्ट में, उसमें जो जज हैं सोनारकर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया और ये कहा कि ठीक है, जो काम सरकार को करनी चाहिए वह रजिस्ट्रेड संस्था आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने कहा किया है ना। इनकी सराहना होनी चाहिए और इनको मदद करनी चाहिए, सरकार को इनसे मिलजुल करके काम करनी चाहिए। अच्छा। ये छोटी मोटी कॉम्प्लीमेंट नहीं है जज का। और उन्होंने मेरा एक PIL और है 10 का मामला है नगर पालिका वाला, जो शेड्यूल एरिया में नहीं होगा, जो 243 ZC का मामला लेकिन है। अभी आपने बोला, मैं यहाँ पे रोकूंगा, कल के शायद कि राज्यपाल ने नगर निगम चुनाव के लिए स्वीकृति दे दी है। फरवरी में नगर निगम चुनाव होगा। आप लोग बार बार इसको बोलते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम चुनाव नहीं होगा, लेकिन इसमें क्लियर ही नहीं हो पाता है। चुनाव होते रहते हैं, लोग आते हैं मीडिया में अपने चेहरा चमका के चले जाते हैं, धरातल पे कुछ दिखता नहीं है। इसमें हम बिल्कुल ये कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो संवैधानिक पदों पर जो बैठे लोग हैं, अगर रक्षक ही भक्षक अगर बन जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। आज जितने भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, हम गवर्नर पर भी एलिगेशन लगाना चाहेंगे, या जो इससे पहले भूतपूर्व रही झारखंड की गवर्नर और राष्ट्रपति आज हो गई हैं, ये सिर्फ रबर स्टाम्प की तरह काम करते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि आपके अंदर आपको रक्षा करने के लिए 5th शेड्यूल में जो पीस और गुड गवर्नेंस की बात है, स्वच्छ और आपका जो प्रशासन, शांति और स्वच्छ प्रशासन की बात है, कल्याण और उन्नति की बात है, उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको बैठाया गया है। अच्छा। और आपको लॉ अप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया, जैसे सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि जो है लोक अधिसूचना के द्वारा जो है गवर्नर जो है संवैधानिक कानूनों को जो एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ नहीं आया है, उसको आप रिपील करने का पावर है। तो आप तो या तो संविधान की स्टडी नहीं करते हैं, या तो आप उस योग ही नहीं है कि आप गवर्नर बन सके। अच्छा। सिर्फ आप एक रबर स्टाम्प की तरफ आए हैं और आपको तमाम चीजों से अवगत कराया जाता है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो या ज्ञापन के थ्रू हो, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति जो है शोषकों के साथ मिली भगत है। इसलिए आप पे एलिगेशन है कि जो भी असंवैधानिक काम हो रहे हैं उसमें संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग हैं उनकी मिली भगत है। और आज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर ये कानून अगर लगातार चलता रहा और आज भी अगर आदिवासी नेतृत्व में अगर बदलाव नहीं आता है और इसी तरह से अज्ञानता के कारण जो है गलत दिशा में अगर ले जा रहे हो, तो डेफिनेट रूप से पहला तो अभी जो परिसीमन आने वाला है, परिसीमन में जो जनगणना रिपोर्ट जब आएगा तो ये शेड्यूल एरिया को ही खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि जब आप सामान्य पंचायत और सामान्य नगर पालिका के जो कानून है, जिस पर संवैधानिक रोक आज भी संविधान के हिस्सा है M1 ZC, जिसमें पंचायत और नगर पंचायत की व्यवस्था नहीं है, और आप ले लेंगे स्वेच्छा से, तब जो है शेड्यूल एरिया का मतलब ही नहीं है। अच्छा। तो जब शेड्यूल एरिया के मतलब नहीं है और जो विचारधारा है एक संविधान एक विधान, वह उस पर सफल होंगे और शेड्यूल एरिया का कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से 10 राज्यों, झारखंड को छोड़कर जो 9 राज्यों में जो एट्रोसिटी, जो उत्पीड़न आदिवासियों पे हो रहा है और जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात हो रही है, वह भी उसमें झारखंड जो है शामिल हो जाएगा। और इसके बाद जो है कोई उपाय नहीं है कि कोई बचा पाएगा। अगर कोई बचा पाएगा तो वह है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच। इसलिए क्योंकि स्टेयरिंग पर बैठने वाला वही व्यक्ति होना चाहिए जो ड्राइविंग में एक्सपीरियंस हो। आज जो है जिसको गाड़ी का लेफ्ट राइट पता नहीं है, कहाँ गियर है, कहाँ स्टेयरिंग है, कहाँ पर क्लच है, कहाँ ब्रेक है, उसको जानकारी नहीं है, वो भी आज ड्राइविंग सीट में बैठकर गाड़ी को हाँकने का कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि जो है हर चीज मतलब ड्रिल कर जा रहा है, मतलब पटरी से उतर जा रहा है और खतरा बरकरार है। आज जो लोग भी विधायिका में बैठे हैं वो लोग का भी खतरा मंडरा रहा है कि 26 में जब डिलिमिटेशन होगा, कौन सा सीट जनरल होगा, कौन सा आरक्षित कोटि का होगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि जो लोग भी जो दिक्कु ताकतें हैं, जो बाहरी ताकतें हैं, वह ऐसे विधानसभा को डिमार्क करेंगे या पंचायतों को डिमार्क करेंगे
जहाँ पर आम आदिवासी चुनकर जिंदगी नहीं आ सकता है। अच्छा। तो जब चुन कर नहीं आएगा और जो संविधान के मूल्यों के तहत आपको प्रोटेक्शन के लिए जो आरक्षण दिया, जिस विधानसभा में आपको बात रखने की बात वहां पर या तो लोकसभा में, अगर वहां प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो आप क्या कानून बनाइएगा। तो डेफिनेट रूप से एक बहुत बड़ा संकट है। इसलिए जो भी लोग हैं एक बार आदिवासी बुद्धिजीवी मंच से के साथ बैठक करें और उनको उनके पीछे फॉलोवर्स बने, लीडर बनने का कोशिश ना करें, क्योंकि ज्ञान के अभाव में आप, जैसे हमने कहा कि स्टीयरिंग में बैठने वाला, उनके लिए आखिर में क्या करना है? जो आपने बोला कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच को फॉलो करें, लीडर ना बने, तो वो जो आरोप लगाते, जो फर्जी नैरेटिव आप पे जो आरोप लगाते हैं, तो उनके लिए क्या बोलिएगा? उनका कहीं ना कहीं हमने कहा कि एक धार्मिक संगठन, अच्छा, जैसे एक तो बैठती है यहाँ पे आपका ये आपका बनवासी केंद्र में, अच्छा, वहीं पर एलिगेशन लगाई, व्यक्तिगत नाम लेकर भी ली, संगठन का भी नाम ली, तो आप समझ सकते हो वो संगठन नागपुर से चलता है। अच्छा। जो व्यक्ति जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशन लगाता है पुरलिया रोड में, वो भी जो है आपका दिल्ली का जो रोड है ना, जो सोशल इंस्टीट्यूशन वाला है, अच्छा, वहां से कंट्रोल होता है। अच्छा, तो ये दोनों ही लोग जो है धार्मिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा। और ये दोनों कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे संसदीय अधिनियम लागू हो। और जितने बातों को बोलते हैं उनका डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए। एलिगेशन लगाने से नहीं ना होगा। आप किसी को चोर कह रहे हैं, जो चोर कहने के लिए आपको साबित करना होगा, प्रूफ देना होगा, सबूत एविडेंस देना होगा। और आधा अधूरा ज्ञान लेकर के जो फर्जी लेखक और फर्जी शोधकर्ता जो है अपने आप को बड़का लेखक और शोधकर्ता कहता है, उसमें मेरा एलिगेशन है कि तुम फर्जी लेखक हो और फर्जी शोधकर्ता हो, है ना। तुमको ज्ञान बुद्धि कहीं नहीं है ना। और इतना ज्ञान पे गुमान मत करो, है ना। 16,000 ग्राम सभा की बात करते हो ना, तो एविडेंस के रूप में लाओ। ग्राम सभा का जब कॉन्सेप्ट ही आया है 24 अप्रैल 1993 को, तो आप 16,000 ग्राम सभा कहाँ से लाए जी? कहाँ किसी कोख से पैदा किए हो? अच्छा, हाँ, किस माय का कोख से पैदा किए हो? हाँ, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप जिस तरह से एलिगेशन लगाते हो ना, वह एलिगेशन आप पे चस्पा होता है, क्योंकि जिन बातों को आप बोलते हो, जिनके ऊपर आरोप लगाते हो, तो जो दोनों धार्मिक संगठन है, जो पत्थलगड़ी से जो लोग जुड़े हुए थे, जो नागपुर के संगठन से जुड़ा हुआ है, जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाता है, जो पुरलिया रोड से जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाता है, वो दोनों 16,000 ग्राम सभा की बात करते हैं। अच्छा, है ना। अब ये 16,000 ग्राम सभा का डिमार्केशन आप कहाँ लाइएगा? अच्छा, और ये आप बताओ कि जो यहाँ पर कानून है, कानून का एक एक लाइन आप पढ़ो और एक एक लाइन को डिफाइन करके बताओ कि ग्राम सभा की तो बात करते हो, गांव सभा का, शहर सभा में क्या होगा भाई? और जो उचित प्रतिनिधित्व जो यहाँ समन्वय बना के चलना है, वह चीज कहाँ है? जैसे जो लोग बोलता है स्वायत्त परिषद नहीं होगा ना आदित्य भाई, वह लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 2013 को पढ़े, उसका धारा 41 को पढ़िएगा, तो वहां पे लिखा है जहां जहां ग्राम सभा नहीं होगा वहां पर अनुसूचित क्षेत्र में वहां स्वायत्त परिषद से आप एसेंट ले करके आप जमीन अधिग्रहण कीजिएगा। तो जब उस एक्ट में लिखा हुआ है, तो हम तो लिखा हुआ बात को न मानेंगे भाई। हाँ, जिसका जिक्र संसदीय अधिनियम का सेक्शन 4O में दिया है, जिसका जिक्र लिखता है पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल एट द ग्राम सभा। तो पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल का मतलब क्या होता है? वही ना स्वायत्त परिषद है भाई। तो शेड्यूल एरिया मतलब शेड्यूल एरिया, वहां पे रूरल अर्बन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना नगर पालिका ना पंचायत। अच्छा। क्योंकि दोनों पर संवैधानिक रोम है M1 और ZC के तहत। तो शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होना है, क्योंकि टाइटल ही है 5th शेड्यूल का 244(1) का कि प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे उपबंध। और अनुसूचित क्षेत्र का परिभाषा जो है 244(1) जो 5वीं अनुसूची है, उसका भाग ग का C1 के तहत जो है शेड्यूल एरिया का नोटिफिकेशन होता है, जो 11 अप्रैल 2007 को हुआ, जो 24 जिला में से 12 जिला कंप्लीट और 3 पार्सली जो है, जिसमें खुट्टी मिला के अभी 13 जिला हो गया है। उसमें जो है यही संसदीय अधिनियम पीपेसा के द्वारा उसका प्रशासन नियंत्रण होगा, जिसका फंक्शनरी जो है इसका धारा 4O और 4M में मिलता है, जो D में परिभाषित है। तो आपको ADC बनाना होगा, और जो परंपरागत ग्राम सभा जब फंक्शनर होगा, उसी का फंक्शनरी बनेगा, तब वह प्रशासन नियंत्रण होगा, तभी यहाँ
जो है शांति और स्वच्छ प्रशासन होगा, लोक कल्याण की बातें होगी, और जो एक दूसरे में जो समन्वय है, जो भाईचारगी है, वह बना रहेगा। नहीं तो मूलवासी भी यहाँ के आपस भाई जो अपने आप को कहते हैं, वह लड़ के कट के मर जाएंगे और बाहरी को फायदा होगा। चलिए, आप सुन रहे थे प्रभाकर कुजूर का, और हमने कोशिश किया पेशा और पी पेशा को समझने की। हमने कोशिश किया जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच पे जो आरोप लगे थे जानने का, क्या ये आरोप कितने सही है कितने गलत है। फिलहाल इन्होंने अपने कागजात के साथ इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। आपको इस इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं अपने कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।